हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो है वो हमारा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है। मतलब आज हम लोग मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो जितना भी एलिमेंट है स्टार्टिंग में, पहले अभी हम लोग अगर बात करें तो टोटल 118 मतलब 118 एलिमेंट अभी नोन है। मतलब अभी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात करें, कुछ साल पहले की, तो उस समय में 118 एलिमेंट नहीं था। तो सपोज़ करिए कि जब 30 एलिमेंट रहा होगा या 15 एलिमेंट रहा होगा, तो उसका क्या किया होगा, सॉर्टिंग करना स्टार्ट किया होगा, मतलब उसको ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया होगा। तो इस ग्रुपिंग को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? इसको ग्रुपिंग करने का काम सबसे पहले डोवेनियर साहब ने किया था, जिन्होंने कि अपना ट्रायड्स दिया था। मैं यहाँ पर ट्रायड्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बस मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि पहले जो कौन आए थे, डोवेनियर आए थे। डोवेनियर साहब ने अपना ट्रायड्स दिया था। उसके बाद न्यूलैंड आए। कौन आए? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपने पढ़ा होगा। उसके बाद लूथर मेयर साहब आए। कौन? तो लूथर मेयर साहब ने एक कर्व दिया था। तो कौन सा कर्व दिया था, किस प्रकार का कर्व दिया था? तो उन्होंने अपने कर्व में बताया था कि कोई भी एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट है तो उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? तो एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा। तो ये जो चेंज होगा, तो ये चेंज पीरियोडिक चेंज होगा। अब ये पीरियोडिक चेंज क्या होता है, अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी क्या हो सकता है, तो वो बड़ा हो सकता है। तो आज मेनली जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। क्या? तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है ग्रुप्स और पीरियड के बारे में, कि ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। मतलब यहाँ पर जो ये टेबल देख रहे हैं, तो इसमें एक दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल रो, ये हॉरिजॉन्टल रो दिया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको पीरियड कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो पीरियड कहते हैं। एक वर्टिकल कॉलम है, ये देख रहे हैं आप, ये है हमारा वर्टिकल कॉलम। इसको क्या कहते हैं? तो इसको ग्रुप कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान देंगे कि टोटल कितना ग्रुप्स है और कितना पीरियड है, मतलब इस तरीके का जो हॉरिजॉन्टल रो है ये कितना है, तो टोटल यहाँ पर आपको 6 ही दिखाई दे रहा होगा। देखिए 6 है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो टोटल ये 7 होता है। अब 7वां यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोगों को ये बात जान लेनी है कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितना पीरियड्स है, तो 7 पीरियड्स है। मतलब हॉरिजॉन्टल रो जो है वो टोटल कितना है, तो 7 है। अब इसमें ग्रुप कितना है, ये जो ग्रुप बना हुआ है इस तरह से देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, तो ये टोटल 8 है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटल कितना है, तो 8 है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉलम है इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे इसको सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो 1A और 1B। तो ये
1A सब ग्रुप हो गया, 1B सब ग्रुप हो गया। मतलब मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है इसको 1A और 1B सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सब ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को, तो वो ग्रुप नंबर ए से लेके ग्रुप नंबर 7 तक ही किया है। मतलब ग्रुप का जो डिवीज़न किया है 2 सब ग्रुप में, तो वो कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक का डिवाइड किया है सब ग्रुप में। 8वां वाली ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली बात ये समझने वाली है कि ये देख लीजिए, ये जो हमारा पीरियड है थर्ड पीरियड के बाद क्या, तो थर्ड पीरियड के बाद चौथा पीरियड में, थर्ड पीरियड के बाद ये जो हमारा फोर्थ वाला पीरियड है, तो क्या ये जो हमारा फोर्थ वाला पीरियड है, तो ये फोर्थ वाले पीरियड में एक स्लॉट की अगर बात करें, फोर्थ वाले पीरियड में अगर सिर्फ इस स्लॉट की बात करें, कि सिर्फ ये वाले स्लॉट की बात करें, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 एक पोटासियम और एक कॉपर को रखा गया है। क्या, तो एक पोटासियम और एक कॉपर को रखा गया है। तो मतलब ये जो सब ग्रुप वाली जो बात है ये 1, 2 और 3 पीरियड तक लागू नहीं होती है। तो ये चौथे वाले तो चौथे वाले पीरियड से यानी कि फोर्थ पीरियड से ये बात लागू होती है। फोर्थ में लागू है ये बात, एंड फिफ्थ में लागू है, एंड सिक्स्थ में लागू है। अब यहाँ पर 7th वाली पीरियड की बात क्यों नहीं की गई है? इसलिए नहीं की गई है कि ये 7th वाला पीरियड जो है इनकम्प्लीट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये भी है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। अब इसमें अगर आप काउंट करेंगे टोटल कितना पीरियड है, तो देखिए अभी मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 एंड ये 7, टोटल कितना है, तो 7 इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पीरियड है। देखा आपने? और ये जो 7th वाला जो हमारा पीरियड है इसमें थोरियम है और ये यू से जो डिनोट किया गया एलिमेंट है वो है। तो कहने का मतलब ये देख रहे हैं ये क्या है, तो इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हमारा उस वाले पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखाया गया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में आपको ये R2O लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा होगा। ये R2O, ये RO, ये R2O3 है, ऐसा कुछ करके यहाँ पर R3O5 है, ऐसा ही कुछ करके यहाँ पर सारा चीज़ दिखाया गया है। तो आखिर ये क्या है? फिर ये RH क्या है, RH2 क्या है, ये RH3 क्या है? तो एक्चुअली में ये जो R2 है ये एलिमेंट का ऑक्साइड है। क्या है? तो एलिमेंट का जो ऑक्साइड है, ये एलिमेंट का ऑक्साइड है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो H2O, हाइड्रोजन का ऑक्साइड की अगर बात करें। सोडियम का ऑक्साइड का बात करें तो Na2O होता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, जैसे ये सेम ग्रुप में, जैसे इसकी ये जो हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सोडियम है, पोटासियम है, इस सभी हाइड्रोजन को छोड़कर अगर हम बात करें, जैसे सोडियम है, अगर सोडियम है, फिर पोटासियम है, तो पोटासियम का ऑक्साइड को हम लोग K2O लिखते हैं। तो ये जो Na2O जो लिखा गया है या K2O, तो इन लोगों को, इन सभी को सम्मिलित रूप में एक ही बार में यहाँ पर क्या कर दिया है, तो R2O लिख दिया है। मतलब ये क्या है, इन सभी का ऑक्साइड है। इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सभी का ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, R2O। उसी तरह से यहाँ पर जितना भी ये RO वाला टर्म दिया गया है इसको हम लोग उसका क्या समझेंगे, तो ये हमारा ऑक्साइड है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात आती है वो है हमारा RH का। देखिए फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या रखा गया है, तो RH रखा गया है। तो RH मतलब क्या है, तो उस एलिमेंट का ये हाइड्राइड है। ये फर्स्ट वाले ग्रुप का एलिमेंट का क्या है, तो ये हाइड्राइड है। उसी तरह से सबका हाइड्राइड यहाँ पर लिखा गया, ऊपर में क्या है, हाइड्राइड। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं जिसमें O दिया हुआ है, मतलब जिसमें O दिया हुआ है वो उस ग्रुप वाले एलिमेंट का ऑक्साइड है, और जिसमें H वाला दिया गया है तो वो क्या है, तो वो उस वाले ग्रुप का हाइड्राइड का फॉर्मूला है। अब ये ऑक्साइड और हाइड्राइड का ज़्यादा मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, बस आपको इतना
जानकारी रखना है। अब यहाँ पर आखिर जो ग्रुप तो बनाया इन्होंने, किन्होंने, मेंडलीव साहब ने ग्रुप तो बनाया, ठीक है, लेकिन ग्रुप को सब ग्रुप में क्यों डिवाइड किया? अब देखिए, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं क्या, तो इस फर्स्ट वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का बात करूँगा तो आपको समझ जाना है कि मैं फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ। तो इस ग्रुप में, फर्स्ट वाले ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है क्या, जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम हो या सीसियम हो, सभी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर पोटासियम और कॉपर की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत हद तक मिलती जुलती है। क्या, तो बहुत हद तक मिलती जुलती है। इसलिए इसको हमारे मेंडलीव साहब ने क्या किया, एक स्लॉट में, जैसे 1A में आएगा हमारा पोटासियम, क्या, तो 1A में कौन आ जाएगा, तो पोटासियम। वहीं 1B में कौन आ जाएगा, तो कॉपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सब ग्रुप में डिवाइड करने के पीछे का रीज़न यही था कि जिसका की प्रॉपर्टी बहुत अधिक मिले तो उसको एक ही ग्रुप के सब ग्रुप में रख दिए। अब देखिए, मेंडलीव साहब जो थे, मेंडलीव साहब ने आखिर ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको कैसे बनाया होगा? जब मेंडलीव साहब ने अपनी पीरियोडिक टेबल पर काम करना स्टार्ट किया तो उस समय टोटल नॉन एलिमेंट कितना था? तो टोटल नॉन एलिमेंट 63 था। और हमारे मेंडलीव साहब ने क्या किया कि 63 कार्ड लिया और सभी कार्ड पर, क्या, तो 63 कार्ड लिए और सभी कार्ड पर हर एक एलिमेंट का, एक एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट का क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लिख दिया। फिर उन सभी कार्ड को इसी वे में, जिस तरह से यहाँ पर ये हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, जिस तरह से हमारा यहाँ पर क्या है, पीरियोडिक टेबल बना हुआ दिख रहा है, इसी वे में उन्होंने क्या किया, सभी कार्ड्स को अपने दीवार पर चिपका दिए। फिर इसी तरीके का खाका उन्होंने क्या किया, अपने कॉपी में या अपने किसी पेज पर ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बन गया। उन्होंने कहा, जब वो अपना ये खाका या ये जो अपना टेबल है कहाँ लेकर गए, तो अपने फ्रेंड्स, अब जैसे ये तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के फ्रेंड्स कौन होते हैं, तो साइंटिस्ट ही होते हैं। तो अपने साइंटिस्ट फ्रेंड के पास में जब ये लेकर गए तो उन्होंने बताया कि देखो, मैंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया है। और इस पीरियोडिक टेबल का वो सारा खास बात अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू किए, क्योंकि उसके फ्रेंड ने पूछा होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा जो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें हर ग्रुप में जो भी एलिमेंट, जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप में जो एलिमेंट रखा गया है उस वाले का प्रॉपर्टी, सभी का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, फिजिकल हो या केमिकल हो। इस तरह से हर एक ग्रुप के लिए उन्होंने बता दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया होगा। और हाँ, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कि ये जो हमारे मेंडलीव साहब थे, इनका जो ये पीरियोडिक टेबल है, इनका जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये किस पर बेस्ड है? अगर आप कहें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है एटॉमिक मास। यानी कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट को रखा तो एक क्रम में रखा, असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में रखा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। जैसे यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। लिथियम का हम लोग जानते हैं कि 6 यहाँ पर दिया हुआ 6 पॉइंट समथिंग है। बेरिलियम, तो देख रहे हैं ये सभी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक मास। तो मतलब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव साहब ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाए,
तो एटॉमिक मास पर डिपेंड था इसका, ये पीरियोडिक इस पर बेस्ड थे, तो एटॉमिक मास पर, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। हालांकि बाद में ये अपने ही रूल का उल्लंघन कर देते हैं, वो हम लोग देखेंगे इसके ड्रॉबैक में। कहाँ पर देखेंगे? तो इसके ड्रॉबैक में देखेंगे। अब देखिए, ये जो मेंडलीव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल जब बनाए तो ये बहुत आगे की सोच रखे। इन्होंने कहा, जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन के आगे में देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब खाली जगह छोड़ दिया गया है। तो ये खाली जगह क्यों छोड़ दिया गया? उस समय में हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी था वो क्लियर नहीं था, और आज भी हाइड्रोजन किस में आता है? मेटल में आता है या नॉन मेटल में आता है या मेटलॉइड्स में आता है, इसके बारे में मतलब हाइड्रोजन की जो कंप्लीट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अभी तक उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी की खोज नहीं की जा सकी है। अभी भी साइंटिस्ट लोग इस पर लगे हुए हैं। तो हमारे मेंडलीव साहब ने कहा, जब फ्यूचर में हाइड्रोजन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट पता चलेगा तो उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट का क्या होगा? खोज होगा, डिस्कवरी होगा, तो उसको यहाँ पर क्या होगा? तो भरा जाएगा। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? तो यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या है? तो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के नीचे का जो बॉक्स है उसको खाली छोड़ दिया गया है। और इसके बारे में मेंडलीव साहब ने क्या कहा, जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने ये क्या किया है, एल्यूमिनियम के नीचे में ये जगह खाली क्यों छोड़ दिया है? तो इन्होंने कहा कि फ्यूचर में एल्यूमिनियम से मिलता हुआ अगर किसी एलिमेंट का खोज होता है, मतलब एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी से मिलता हुआ किसी भी एलिमेंट का खोज होता है, तो उसको यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो कहा कि तब इसका तो कुछ तो नाम होगा ना। तो उन्होंने, मेंडलीव साहब ने कहा, मैंने इसका नाम रखा इक्का एल्यूमिनियम का। तो इक्का एल्यूमिनियम नाम रखा है। क्या नाम रखा है? तो इक्का एल्यूमिनियम रखा है। मतलब एल्यूमिनियम के नीचे जो ये खाली जगह छोड़ा तो उसका नाम क्या रखा? तो इक्का एल्यूमिनियम। बाद में गैलियम का खोज हुआ। क्या? तो गैलियम का खोज हुआ, जिसकी प्रॉपर्टी काफ़ी मिलती जुलती है। जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? काफ़ी मिलती जुलती है। किससे? तो एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पर किसको रखा गया? तो ये गैलियम को रखा गया। गैलियम का सिंबल जो होता है वो Ga होता है। उसी तरीके से और भी था। तो इस तरह से हमारे जो मेंडलीव साहब थे, काफ़ी आगे की सोच रखते हुए इन्होंने फ्यूचर को देखते हुए इन सारी बातों को, या तो बोलिए तो भविष्यवाणी की। और इतना ही नहीं, अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, हमारे जो मेंडलीव साहब थे, मेंडलीव साहब ने इक्का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी के बारे में जो बताया था, उन्होंने देखिए क्या बताया था कि इसका जो एटॉमिक मास होगा, इक्का एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 68 के आसपास होगा या 68 होगा। तो देखिए, जब गैलियम का खोज हुआ तो उसका जो एटॉमिक मास है वो 69.7, लगभग सेम है। तो इसलिए तो ये महान माने गए, और एक एलिमेंट का इनके नाम पर नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने अपने टेबल पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उसका नाम है मेंडेलिवियम। क्या? तो मेंडेलिवियम। उसके बाद देखिए, इन्होंने, हमारे जो मेंडलीव साहब थे, इन्होंने ये भी कहा था कि इसका जो क्लोराइड का फॉर्मूला होगा वो ECl3 होगा। क्या होगा? क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3। देखिए ECl3। तो बाद में जब वो जो गैलियम का खोज हुआ तो उसका क्लोराइड GaCl3। बिल्कुल सही। उसके बाद इसका जो ऑक्साइड होगा वो E2O3 के फॉर्म में होगा। तो देखिए Ga2O3 के फॉर्म में। तो इतने सटीक वो भविष्यवाणी किए थे। और उनका ये जो भविष्यवाणी है कि एल्यूमिनियम के नीचे जो हमने खाली जगह छोड़ा है और जिसका नाम हमने इक्का एल्यूमिनियम रखा है, उसके बारे में जो जितना भी प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था, लगभग सारा का सारा क्या हो गया? तो मैच कर गया। अब आगे के वीडियो में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का
जो हमारा जो ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, मतलब इसका लिमिटेशन का बात करेंगे और अचीवमेंट का बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।